गद्दी पे भी तो आप भी बैठना ही चाहते हैं ना। नहीं, आपकी क्या सबसे है? ज्यादा नाराजगी तो मुझे लगता है कि आरजेडी से ही दिख रही है। सबसे बड़े लुटेरे लोग हैं, सबसे बड़े पापी लोग अगर कोई है तो गद्दी पर बैठे हुए हैं। बाबरी मस्जिद में तालाबंदी और मूर्ति बैठाने का काम न किया होता तो इस वक्त बीजेपी उस मकाम पर नहीं पहुंचती। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करो तो चर्चा नहीं होगा। कोई माई का लाल है ये बता सकता है कि मेरा लीडर हो या मेरा वर्कर हो कभी एंटी किसी मजहब के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ हमने बात किया है? तो फिर जो विपक्ष है, खासतौर से भाजपा की बात नहीं कर रहा मैं, इनकी बात, जो दूसरा महागठबंधन है, वो कहता है कि ये भी तो धर्म की राजनीति करने लगे। उसने ये नहीं कहा कि मुसलमानों के यूपी के जितने लीडर थे सबको मैंने साफ कर दिया। ये काम मुसलमानों के लिए नहीं किया। मुसलमानों को दाढ़ी रखने में डर लगे ये काम नहीं किया। मुसलमानों के लिबास से पहचाना ये काम नहीं किया। मुसलमानों की बेटी बुर्का पहनकर न निकले ये काम उसने नहीं किया। ये काम गिनवा रहे हैं। तेरे आजार का चारा नहीं कोई नश्तर के सिवा, मगर वो सफाक मसीहा मेरे कब्जे में नहीं। हाँ मगर तेरे सेवा तेरे सेवा तेरे सेवा। पहले ने कहा भीमराव अंबेडकर गांधी से भी बड़े नेता हैं। ये जुमला किसी माई के लाल को बोलने की हिम्मत हुई? ये तो बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी ही बोलते हैं ना। अपना तो काम है जलाते चलो चिराग। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक सीट है किशनगंज। किशनगंज पश्चिम बंगाल से लगता हुआ इलाका है, इसलिए किशनगंज पर सबकी निगाहें हैं। दूसरी वजह यह है कि किशनगंज इकलौती लोकसभा है बिहार की जिसने 2019 में एनडीए के पक्ष में वोट न किया था और यहां से कांग्रेस की जीत हुई थी। इकलौते उम्मीदवार की जीत हुई थी। लेकिन फिलवक्त 2024 में किशनगंज पर सबकी नज़रें इस वजह से भी हैं कि इस बार यहां से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिलवक्त हमारे साथ है अख्तरुल ईमान। उनसे जरा जानने समझने की कोशिश करते हैं कि 2024 का चुनाव उनके लिए 2019 से कितना अलग है, क्योंकि 2020 में उनके विधायक जीतने के बाद आरजेडी के पाले में भी चले गए थे। तो इसका दर्द भी तो उनको सालता ही होगा। तो चलिए जरा उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। अख्तरुल साहब, कैसा है चुनाव इस बार का? मैं तो जो कुछ देख रहा हूँ, फिर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, उनकी पेशानी की लकीरों को पढ़ रहा हूँ, उनके चेहरे की मुस्कान को देख रहा हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास होने लगा है कि अब की बार लोग कोई गलती नहीं करेंगे बल्कि एमआईएम को ही वोट देने का काम करेंगे और मुझे ज़रूर सेवा का अवसर देंगे। चूँकि एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन जो पार्टी है, जब उसका बायोडाटा लिखा जाता है या जब उसके बारे में लिखा जाता है तो ये कहा जाता है कि हैदराबाद की एक पार्टी है वो बिहार में चुनाव लड़ रही है। दरअसल ये वो सामंतवादी लोगों के जुमले हैं। तो सोनिया गांधी के बस्ती से कांग्रेस का रिश्ता जोड़ दिया जाए, भाजपा को गुजरात से ही रिश्ता जोड़ दिया जाए कि गुजरात की पार्टी है। मामला ये है कि दरअसल देश में एक बुर्जुआ फिगर के लोग हैं, सामंतवादी विचारधारा है और एंटी मुस्लिम विचारधारा है, जो कभी नहीं चाहते कि मुसलमानों की कोई लीडरशिप उभरकर सामने में आए। इसीलिए लोग तरह तरह के ताने हमें दिया करते हैं। उसी में से एक जुमला ये भी है। चलिए, ये बात अगर बीजेपी कहती है तो एक बार को माना जा सकता है उनकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की तरफ झुकी हुई है। बिहार में एक महागठबंधन भी है, आरजेडी है, उसमें कांग्रेस है और लेफ्ट की तमाम पार्टियां हैं। वो पार्टियां भी आप पे आरोप लगाती हैं कि आप भले ही ऐसे ना कहें लेकिन ये कहती हैं कि एआईएमआईएम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ओवैसी साहब इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं चूंकि किशनगंज में हूँ इसलिए आपसे ये जानना चाहता हूँ। मैं ज़रा तल्ख बोलता हूँ, ये बेशरम बेज़मीर लोगों के जुमले हैं। कांग्रेस के कोख से ही बीजेपी ने जन्म लिया। सारी शरारतों के दरवाजे कांग्रेस ने खोले। बाबरी मस्जिद में तालाबंदी और मूर्ति बैठाने का काम न किया होता तो इस वक्त बीजेपी उस मकाम पर नहीं पहुंचती। अगर ऐसे लोग कहते हैं जुमला तो उनको शर्म होनी चाहिए। अगर राजद के लोग कहते हैं तो अपने हुकूमत साजी में उन्होंने इनका आउटर सपोर्ट भी लिया था। जदयू के लोग अगर कहते हैं तो जदयू के लोग खुद ही मोदी के आगोश में बैठे हैं। कौन लोग बचे हुए हैं? ये सारे लोगों को ये जुमले इसलिए कसते हैं कि दरअसल सब लोगों की सौदागरी जो मुस्लिम वोटों पर थी कि इनको आरएसएस का भय दिखाओ और इनका शोषण और दोहन करो, और सारे लोगों ने शोषण और दोहन किया है हमारा। पहले तो कुछ सरकारी आंकड़े होते थे कहीं कहीं के, कुछ अखबारी रिपोर्ट होती थी, कुछ एनजीओज़ की रिपोर्ट होती थी, लेकिन अब तो बिहार सरकार के जाति आधारित गणना ने तो अपने मुजरिमाना रिकॉर्ड को पेश कर दिया है कि सब ने मुसलमानों को चोट दिया है और सब ने मुसलमानों के साथ बदसलूकी की है।
इन बेईमानों को बोलने का हक होगा, चाहे दिल्ली में बैठे हों, पटने में बैठे हों। आज़ादी के वक्त मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी जो थी वो 23% थी। बिहार में आज 18% मुसलमान हैं और मुसलमानों की नौकरी आज 6-7% भी नहीं रह गई है। बिहार के जाति आधारित गणना के मुताबिक बिहार की आबादी 13 करोड़ की है, 2 करोड़ 31 लाख मुस्लिम आबादी है और 20,50,000 जो सरकारी नौकरी है, इसमें वाजिब इनकी हिस्सेदारी 3,68,000 की होती है और इनको मात्र 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से वंचित रख दी गई। नौकरियों की उम्र 30-35 साल की होती है और ये सारी नौकरियां किन के ज़माने में मिली? यही वो जुमलेबाज बेशरम लोग जो हमें कहते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम हैं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करो तो चर्चा नहीं होगा। ऐसा नहीं चलेगा। अब हमारे नौजवान बेदार हो चुके हैं, डेटाबेस सारे आंकड़े आने लगे हैं, किसके यहाँ कितने लोग पढ़े हैं, पर कैपिटा इनकम क्या है, जो हॉस्पिटल की सुविधाएं कहाँ हैं, रोज़गार के मौके कहाँ हैं। सैलाब की तबाही से ये सीमांचल दो चार है और इन बेईमानों ने कभी भी सैलाब से बचाव के लिए हमारी कोई तदबीर नहीं की और नतीजा ये हुआ कि हमको बदहाल छोड़ा है। ये लोग गुलाम बना के हमें रखना चाहते हैं। इसीलिए जब हमारी क़यादत उठती है तो ये लोग इस तरह के जुमले हम पर कसने का काम करते हैं। एक जुमले की तो बात जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, चूँकि आप मुस्लिम नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं हर तरीके मैं से। मुस्लिमों की, दलितों की और मजलूमों की नुमाइंदगी करता हूँ। बिहार में एससी की आबादी जो बाबा भीमराव साहब अंबेडकर की देन है कि जिनको इन लोगों ने अछूत समझ रखा था, पाँव तले दबा के रखा था, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी सबसे बड़ी आबादी बिहार में है। एससी की 20% आबादी है, 2 करोड़ 56 लाख की आबादी उनकी है। नौकरी में उनकी हिस्सेदारी 4,02,000 होती है। उनको 2,91,000 नौकरी देकर 1,10,000 से ज़्यादा नौकरी से उनको वंचित रखा गया। उसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों को देखेंगे तो अपनी आबादी के अनुपातिक हिस्सेदारी से 4-4 गुना ज़्यादा नौकरियाँ लोगों ने ली हैं। तो ये सारे लोग दलित विरोधी हैं, माइनॉरिटी के विरोधी हैं। हम माइनॉरिटी, दलित और मजलूम, वंचित, शोषित तबके की हम वकालत कर रहे हैं। हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते। क्योंकि बार बार जब आप लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम, जैसे कि आगे इसकी पार्टी में भी लगा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, तो फिर जो विपक्ष है, खासतौर से भाजपा की बात नहीं कर रहा मैं, इनकी बात, जो दूसरा महागठबंधन है, वो कहता है कि ये भी तो धर्म की राजनीति करने लगे। कौन सी धर्म की राजनीति? मैं कह रहा हूँ इस मुल्क में अपने आस्था पर चलना, सेकुलरिज्म, इंडिया का जो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म के इससे अलग है। सेकुलरिज्म की परिभाषा हमारे यहाँ है कि अपने आस्था का पालन करो और दूसरों का आदर करो। हम तो यही करते हैं। कोई माई का लाल है, यह बता सकता है कि मेरा लीडर हो या मेरा वर्कर हो कभी एंटी किसी मज़हब के ख़िलाफ़, किसी धर्म के ख़िलाफ़ हमने बात किया है? हाँ, चूँकि मुसलमानों के पार्लियामेंट में सीट कम है, मुसलमानों की 15%, मुसलमानों की 81 मेंबर होने चाहिए थे लोकसभा में, कितने हैं? 23 हैं। तो ये कॉमनल लोग नहीं है जो हमको वो कर रहे हैं। ये लोग कॉमनल नहीं है जो हमको अनुपात के हिसाब से टिकट नहीं दे रहे हैं। ये लोग कॉमनल नहीं है जो हमारे वोट से जीत कर जाते हैं और हमें मंत्रालय में जगह नहीं देते हैं। असल कॉमनल ये लोग हैं, एंटी मुस्लिम है ये लोग। और यही वजह है कि मुसलमानों की वकालत करने वाले, चूँकि पार्लियामेंट और असेंबलीज में उनकी मेंबरशिप नहीं है, सरकारी नौकरी में उनकी नहीं है, तो ऐसी वजह से हम पॉलिटिकली खड़े होकर हम अपनी इस कम्युनिटी को, जो जिसको सबने नज़रअंदाज किया है, ठगने का काम किया है, मेरा वोट लेकर कांग्रेस हो या महागठबंधन के लोग हो गद्दी पर बैठे हैं। अगर कहिएगा तो मैं आंकड़े बता दूं। 2015 में आप देखें महागठबंधन की जीत हुई थी, 41% वोट उसने हासिल किए थे, उसमें 18% वोट मुसलमानों के थे। आज जब वो आया, मंत्रालय बना, तो वो 23-24% वाले 25 मिनिस्टर्स बने और 38 मिनिस्ट्रीज उनके पास रही। और मुसलमानों के पास, जिनका आपने 16%, 18% वोट लिया, उनको आपने 4 मंत्रालय दिया और भीख मंगा मंत्रालय। एक मंत्रालय आपने दिया जो खुर्शीद आलम को, गन्ना मंत्रालय, चंपारण से बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं। एक मंत्रालय आपने दिया जो माइनॉरिटी वेलफेयर का, अब्दुल गफूर साहब इंतकाल करके कब्रिस्तान की मंत्रालय थी, पैसा ही नहीं था उनके पास। तीसरा मंत्रालय दिया आबकारी का, शराब का, अब्दुल जलील मस्तान को, जो मुसलमान पीता नहीं है, हराम है उस पर। एक बना दिया आपने अब्दुल बारी सिद्दीकी को, आपने बना दिया फाइनेंस मिनिस्टर, और जो कैबिनेट के डिसीजन के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता, आपने क्या दिया? कभी भी एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इरिगेशन हो, आरसीडी हो, आरडब्ल्यूडी हो, कभी नहीं दिया इन लोगों ने। तो एज प्रॉपर शेयर अगर हमारा देने लगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ये लोग गुलाम बना के रखना चाहते हैं। यही वजह है कि हम पर सारे लोगों के आरोप है। हमने कब किसी का बिगाड़ा है?
हमने किसी को गाली नहीं दी, और हमारा धार्मिक आस्था भी है, अगर आप धर्म से जोड़कर देखते हैं, कि अपने धर्म का पालन करो, दूसरे के धर्म का आदर करो। ये इंसानी बुनियादी नैतिक धर्म है हमारा। और हम जात पर, हम तो एक ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, और सारे इंसान एक माँ बाप के संतान हैं, हम इस पर भी विश्वास रखते हैं। हम दलितों के यहाँ जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हमारा कुछ भी धर्म नहीं जाता। हम अगरू के यहाँ जाते हैं, हम इंसान को इंसान समझते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने हमें अछूत बनाने की कस्में खा ली हैं, और वो हमें नीचे दिखाने के लिए सारा षड्यंत्र मेरे खिलाफ कर रहे हैं। मेरे नौजवान का सीना 38 इंच होगा, बाली नहीं होगी। दूसरे का सीना 32 इंच होगा, बाली हो जाएगी। मेरा नौजवान 6 फीट का लंबा होगा, बाली नहीं होगी। दूसरे का मापदंड से कम ही हो जाएगा, बाली हो जाएगी। आज नीतीश कुमार जी के यहाँ जितने में पुलिस में बहाली हुई है, आप देख लीजिए 1/3 उसने कोयरी कुर्मियों को बहाल करके रख दिया है। कोयरी कुर्मी की आबादी के अनुपात में उनकी 58,000 नौकरी होनी थी, 1,17,000 उनकी नौकरी मिल गई है। तो हमारे साथ तो सब ने किया है, हमारे साथ खेल आपकी किया है। सबसे ज़्यादा नाराज़गी तो मुझे लगता है कि आरजेडी से ही दिख रही है, क्योंकि बार बार जब आप लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम, जैसे कि आगे इसकी पार्टी में भी लगा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, तो फिर जो विपक्ष है, खासतौर से भाजपा की बात नहीं कर रहा मैं, इनकी बात, जो दूसरा महागठबंधन है, वो कहता है कि ये भी तो धर्म की राजनीति करने लगे। तारीख नहीं देख रहे हैं। आरजेडी से मैं नाराजगी भी रखता हूं हाउस में, लेकिन जब मेरे समर्थन की जरूरत थी तो मैं आरजेडी के बाद खड़ा रहा। मैं गुजरात के गम को कैसे भूल सकता हूं, जिसने माओ बहनों की आबरू लूटी है, दूध पीते बच्चों को आग में फेंका है। उस जो बिल्किस के रेपिस्ट के जिसने गले में माले डाला है, उस बीजेपी के गम को मैं कैसे भुला डालूं। जिसने हमारी मस्जिद तोड़ डाली, उनके हाथों में आज भी ईंट की सुर्खियां लगी हुई हैं, मैं उनके कैसे भुला डालूं। जिस कांग्रेस ने हंडर नदी के किनारे ले जाकर हमारे नौजवानों के सीने पे गोली चलाई मेरठ में, मैं उसको कैसे भूल जाऊं। अरे सब ने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है कोट। यही वजह से हमारे लोग नारा लगा रहे हैं, अब न देंगे बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। लेकिन आप ये बताइए कि कर क्या पाएंगे। मैं मान लीजिए कि आप किशनगंज जीत जाते हैं जी, अख्तरुल ईमान किशनगंज के अगले सांसद हैं। जी 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 लोकसभा में आप बहुत करेंगे तो अपनी आवाज रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जी जी। क्या वो बात ट्रांसलेट हो पाएगी, क्योंकि आप उस पावर में नहीं होंगे। आप घबराइए मत। देखिए, देश में जो जितनी भी पार्टियां हैं, उस पार्टी में विभिन्न जातियों के लोग हैं। एक तो कोलिशन का कल्चर हो गया है, और बीजेपी इंतहा को पहुंच गई है। सूरज जब आ जाता है तो ढलता है, वो चढ़ाव का सूरज ढलता है। अब इसको ढलना ज़रूरी है। ये उतार चढ़ाव इंसानी जीवन में होता रहता है। और आप यहाँ गठबंधन की राजनीति चलेगी, और गठबंधन में क्या है जानते हैं आप, कि इसमें हर पार्टी ये चाहती है गठबंधन की वज़ीर आला मेरा हो जाए, प्राइम मिनिस्टर मेरा हो जाए। फिर इसमें जो विभिन्न जातियाँ हैं, वो जातियाँ भी चाहती हैं कि कोई ना कोई क्राइसिस क्रिएट हो जाए और मेरी जाति का आदमी चला जाए। आपने देखा नहीं, देवगौड़ा जी कैसे आ गए, मधुकोरा कैसे बन गए। तो ये क्राइसिस तो क्रिएट होना ही है, लेकिन हम नंबर 1 की कुर्सी के कभी तलबगार नहीं है। हम प्रधानमंत्री बनने का कभी भी मुजरिमाना ख्वाब नहीं देखते, आपराधिक सपना नहीं देखते कि हमको मुख्यमंत्री बनना है कि प्रधानमंत्री बनना है। हम तो 2 ही लड़ाई लड़ते हैं कि भाई संविधान के अनुरूप जो हमारा अधिकार है वो दो, और शांति के साथ रहने दो। हम तो यही लड़ाई लड़ते हैं। हम तो वो लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई, लूटने की लड़ाई तो हम लड़ते भी नहीं हैं। हम न लूटने की लड़ाई लड़ते हैं, न हम बांटने की लड़ाई लड़ते हैं। हम तो एक देश सुख हो, शांति हो, सुख भी, शक्ति भी, सुख भी, शांति भी भक्तों के गीत में है। इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। हम तो उसके पालन करने वाले हैं। अख्तरुल ईमान के लिए ये आसान नहीं था कि जैसे उनके 3 विधायक टूटे, आप भी टूट जाते, चले जाते। हो सकता है महागठबंधन के प्रत्याशी बनते, जीत सुनिश्चित थी। हो सकता है कि इंडी गठबंधन की सरकार बनती, मंत्रालय भी मिल जाता। आसान तो था आपके लिए। कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का रफीक, वो न जानता मैं हूँ भी हूँ कि आफियत साहिल में। मैं जो मौजे दरिया का हरीफ बना हूँ, ये जान रहा हूँ, मैंने देखा है। मैं ये अध्ययन कर रहा हूँ कि चूँकि जाति आधारित ऐसी राजनीति हमारी हो गई है कि जिस जाति के हाथ में झंडा डंडा होगा वही अपना हिस्सा ले पाएगा। मैंने देखा है कि यादवों की हालत 90 से पहले अहिर की थी, पिछड़ों की थी। लालू जी आए तो यादवों का अपलिफ्टमेंट हुआ। मैंने देखा है कि कोयरी कुर्मी वालों की सब्जी से आगे हालत नहीं बढ़ती थी, लेकिन नीतीश जी आए तो कोयरी कुर्मियों को उसने एम्पावर्ड कर तो दिया। आपका भी हाथ है, आप भी तो आरजेडी में रहे हैं, जेडीयू में रहे हैं। जाहिर है, जाहिर। मैं कहता हूँ, जो गांव का एक डॉक्टर था जिसके दवाई की रिएक्शन से मेरी दादी मरी थी, लेकिन कोई दूसरा डॉक्टर न था, तो अम्मी भी बीमार पड़ी तो उसी से हमने दवाई ली। लेकिन अब जब दूसरा कोई डॉक्टर आ गया तो जिसकी दवाई से रिएक्शन हुआ था, अब उसके दरवाजे पर नहीं जाता है लोग। ये मजबूरियों की पार्टियाँ रही हैं। हमने अपनी नई राह अलग बना ली है। आपने देखा होगा, जब मैं सदन में की बार गया था तो मैंने कहा मैं शाहराह से चलकर नहीं आया हूँ,
मैं पगडंडी से चलकर यहाँ पर आया हूँ, तो मैंने अपनी पगडंडी अलग बना ली है। और यकीन जानिए, ये शोषित पीड़ित लोग हैं, अपनी पगडंडी से गांव के बड़े साहब के ही दरवाजे से सबका रास्ता था, गालियाँ सुनता था, जूते खाता था, फिर भी उनके जूते सिलकर ला के देता था। गाँव का एक आवारा बच्चा उठा कि मजबूरी है, दादी की लाश भी उधर से जाएगी, बहन की बारात भी, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो उसने 5 साल कमाकर न माँ के लिए दवाई खरीदी, न घर बनाया, एक अलग सा रास्ता बना लिया। अब उस जालिम के दरवाजे से होकर गुजरता नहीं है, न उसे सलाम करता है, न उसकी गालियाँ सुनता है। अब जो रास्ता अलग बना लिया है तो सबका दुश्मन बन गया है। मेरा भी हाल वही है कि बिहार में ये लोग जो थे, बड़े चतुर लोग जो थे, टिकट के खातिर गर्दन पे हाथ भी देते थे, तब भी जाकर सलाम करते थे। तो हमने टिकट का रास्ता ही अलग बना लिया है। और मैं शोषितों पीड़ितों को जगा रहा हूँ साहब, आप जिस क्षेत्र में इस वक्त आए हुए हैं, आप मेरे गांव की तरफ चलिए, यहाँ की झोपड़ियों में बसने वाले लोगों को देखेंगे, अगर हृदय इंसानी है तो आपके आंखों से खून के कतरे टपकेंगे। लोगों के चेहरे देखेंगे आप, मल्यूट्रिशन देखेंगे आप, जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है यहाँ पर, यहाँ पर मैं आपको 32 साल की बुढ़िया दिखाऊंगा, है ना, आपको दिखाऊंगा कि 15 दिन शादी के हुए हैं, मेहंदी का रंग ताज़ा है दुल्हन के हाथ में, मजदूरों को सिसकते हुए पंजाब जाते हुए देखूंगा। आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा कि दिल्ली और पंजाब में जवान मरता है और हड्डी पसली उसकी वापस आती है, माँ गांव में मरती है, बेटा पंजाब में रोता है। पलायन सबसे बड़ी ज़्यादा यहाँ है, सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी सबसे कम है, पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, सैलाब से हम तबाह हैं और कोई बेईमान, सब लोग टैक्स लेते हैं हमसे। हम दिल्ली से, पंजाब से ठेला चलाकर, रिक्शा चलाकर हम टैक्स देते हैं, लेकिन मेरे टैक्स के पैसे से कोई नालंदा को संवार रहा है, कोई दिल्ली को संवार रहा है, कोई गुजरात को संवार रहा है, मेरी खबर लेने वाला कोई नहीं है। और पूरे बिहार में जो मुसलमानों को खौफ में डाला है पूरे देश में, 22 तारीख को मैं बम्बई में था इत्तेफाक से, जिस दिन, अरे भाई मंदिर का काम, पूजा का काम उस दिन तो पवित्र काम है, पूजा हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, लोग गले मिले। देश को मोदी ने कहाँ पहुँचा दिया है कि आज सूरज निकले तो अंधेरा हो जाएगा, ऐसा कैसे हो गया। मजहब का काम हो, अतर गुलाब खिले और बदबू हो जाए, मजहबी त्यौहार हो और दंगे हो जाए, ये कैसा माहौल बना दिया है। हर जगह खौफ, जिस तरह बिल्ली के सामने में चूहा सिकुड़ जाता है खौफ से बिल में, ठीक वही हालत मुसलमानों की रही। आज मुसलमान कहीं भी खौफ के आलम में डूबा हुआ है। इसी खौफ को निकालने के लिए हमारी आई है। आप कहते हैं क्या कर लेंगे हम अपने लोगों को बुस्टअप कर रहे हैं, तुम गर्दन झुका के मत जियो, गर्दन उठा के जियो, गर्दन कटनी है तो गर्दन कट जाएगी। यही तो बात सबसे बड़ा संकट है। हाँ। आप जैसे ही कहते हैं अपने लोगों को कि गर्दन उठा के जियो, विपक्ष कहता है कि ये धमकी दे रहे हैं। धमकी कौन जगह दे रहे हैं? अरे धमकी हम दे पाएंगे? मेरी हालत 15 है, कहाँ नहीं पीटा मुझे, 4000 से ज्यादा जो कम्युनल राइट्स हुए हैं, तो ये इसके माने मेरे गर्दन उठाना ही नहीं, वो मुझको गर्दन झुका के रखना चाहते हैं ना, कि मैं गुलाम बन के रहूँ। अरे गर्दन उठा के तुम भी जियो, गर्दन उठा के हम भी जीते हैं। ये भारत तुम्हारा भी है, ये भारत हमारा भी है। और ये बात सुन लीजिए कि इस देश में सदियों लड़ाई चलेगी, ना हिंदू खत्म होने वाला है, ना मुसलमान खत्म होने वाला है। यहाँ पर अभी देखे चंद हजार लोग गए हैं अभी फ़लस्तीन में, पूरी दुनिया में हंगामा हो रहा है। गुजरात में चंद हजार लोग मरे, पूरी दुनिया में हंगामा हुआ है। क्या 25-30 करोड़ मुसलमानों को आसानी से काट के कोई फेंक देगा? कभी नहीं। न इस मुल्क से हिंदू खत्म होगा, ना मुसलमान खत्म होगा। लेकिन हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत को जो लोग खत्म कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि भारत, महान भारत की मर्यादाओं को चौपट करके रख देंगे। इससे देश का बड़ा नुकसान होगा। बीजेपी कह रही है, जो केंद्र की सत्ता में है, वो कह रही है कि हमने 2 काम किए मुसलमानों के लिए। एक काम तो ये किया है कि ट्रिपल तलाक लेकर के आए और मुस्लिम औरतों को हमने न्याय दिलवाया, और दूसरा काम हमने ये किया कि जो पसमानदा है मुस्लिमों में भी, जो सबसे पिछड़े पायदान पे हैं, हम उनके लिए अब काम कर रहे हैं। उसने ये नहीं कहा कि मुसलमानों के यूपी के जितने लीडर थे सबको मैंने साफ कर दिया, ये काम मुसलमानों के लिए नहीं किया। मुसलमानों को दाढ़ी रखने में डर लगे, ये काम नहीं किया। मुसलमानों के लिबास से पहचाना, ये काम नहीं किया। मुसलमानों की बेटी बुर्का पहनकर न निकले, ये काम उसने नहीं किया। ये काम गिनवा रहे हैं, हमारे भला करने वाले हैं। ये हमारा धार्मिक मामला है, और तलाक का रेशियो अदर कम्युनिटी से हमारे यहाँ कम है। हमारे यहाँ जो तलाक का शरीयत है, हम लोग कहते हैं कि ईश्वरीय कानून है हमारे यहाँ। तलाक के मामले में कुछ संशोधन हमारे उलमा ने भी किया है टाइम टू टाइम। मसला ये है कि आप अदर फैमिलीज में जाके देखिए, एक बीबी रह जाती है, 3 बीबियों से पेंगे लड़ाते हैं लोग। और ये बात जान लीजिए, जिनके घर में खुद ही नारी नहीं हो, नारी के दुख को क्या जानेगा, है ना। इसलिए उनके बारे में मत कहिए। ये सारा मामला सिर्फ ये है कि मुसलमान किससे उनको मुसलमानों को मैंने बच्चा मैंने को कभी खेलते खेलते कभी देखा होगा आपने, बिल्ली के बच्चे को पानी नहीं पता, बच्चा हंसता है, कभी वो उसे कुचल देता है तो बच्चा हंसता है। मुसलमानों को इन लोगों ने प्रैक्टिकल डैड बना लिया है कि मुसलमानों पर जुल्म करो तो मेरा वोट मजबूत हो जाएगा। और देखिए नरेंद्र मोदी जी के हृदय में कौन सा दिल है। जब 2002 में गुजरात में गोधरा में कांड हुआ, तो उस वक्त नर्म हृदय के आदमी थे,
गर्चे वो भी बाबरी मस्जिद को तोड़ने की बात नहीं करते थे, लेकिन कहते थे कि जब तक जमीन समतल नहीं होगी मंदिर का निर्माण नहीं हो बैठेंगे सकता। कैसे, हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो वो तोड़ने की बात नहीं करते थे वाजपेयी जी, पर नर्म अंदाज में बोलते थे, हिकमत से बात। लेकिन उसने भी कहीं ना कहीं उनका अंदर का इंसान जाग उठा था और उसने कहा, हे नरेंद्र मोदी जी, आपने राज धर्म का पालन नहीं किया। और क्या कहा था मोदी जी ने, मैं गौरव यात्रा निकालूंगा। खून बहता है इंसानों का और गौरव यात्रा निकालना चाह रहे हैं। जिस मामले में इंसानियत शर्मिंदा होती है, उस मामले में तो सर झुका लेना चाहिए हुक्मरानों को कि मेरी ही नाअहली की वजह से करतूत हुए हैं, और उसमें सर झुका है और उसमें कहता सीना चौड़ा करके गौरव यात्रा निकालूंगा। मेरे भाई, अंदर का इंसान कुछ और है, ज़बान से कुछ और बोलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के भी बहुत सारे बवाल हो रहे हैं। देखिए, सचर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई और दोनों रिपोर्ट में यही दर्शाया गया कि पूरे देश में मुसलमानों की हालत अत्यंत दयनीय है और इनके लिए कोई आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए कोई पॉलिसी तो नहीं बन पाई। फातमी रिपोर्ट की बुनियाद पर 5 जगहों पर AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ब्रांचेज, ताकि वो मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर इनके बच्चों का अपलिफ्टमेंट हो सके। लेकिन अफसोस कि कांग्रेस ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। महाराष्ट्र में इसने ज़मीन नहीं दी, मध्य प्रदेश में उसकी सरकार दी, ज़मीन नहीं दी। केरल के मैं चूँकि VC थे तो केरल की ज़मीन उसने ली। चूँकि प्रणबदा को इलेक्शन लड़ना था तो बंगाल में उसने ज़मीन दिला दी अपने बेटे के इलेक्शन के लिए। और बिहार में तो नीतीश कुमार जी ज़मीन देने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो धन्य है कम अज़ कम बिहार के लोग और ख़ासकर सीमांचल के लोग कि ऐतिहासिक धरना दिया लोगों ने 12 अक्टूबर 2011 को। तब नीतीश कुमार जी की नानी याद आई और उन्होंने हाँ तो और ज़मीन का एग्रीमेंट हो गया 2011 के 30 दिसंबर को, है ना। और लेकिन अफसोस कि 2012 में भी कांग्रेस की हुकूमत रही, 2013 में भी, 2014 के अप्रैल तक, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। बल्कि मैं कहूँगा कि रिपोर्ट दूसरी थी। लोग सचर कमेटी को प्रो मुस्लिम रिपोर्ट इसको कहते हैं, मैं कहता प्रो मुस्लिम रिपोर्ट नहीं है, ये एंटी मुस्लिम रिपोर्ट है। ये दरअसल हिंदू फासिस्टों को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि बीजेपी को जो तुम करो, जिसको पढ़ा के इसने करा है, जब देखा कि भाई वोट इसका खिसक रहा है तो कहा कि देखो बीजेपी ही मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, मैं भी मुसलमानों का दुश्मन हूँ। देखो लाल किला पर बैठे हुए मुसलमानों का क्या हाशर हमने कर रखा है। सचर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लो। जिनकी 23% नौकरी में हिस्सेदारी थी, मैंने उसको कहाँ पर पहुँचा दिया है। अब तो ये दलितों के बराबर में आ गया है। देखो, इसके लिए हम कुछ करने नहीं जा रहे हैं, तुमको बता दे रहे हैं कि गर्दन काटने ही से सिर्फ कत्ल नहीं होता है ना, शहद में जहर मिला देने से भी कत्ल होता है। बीजेपी झटके अलग करती है और मैं देखो जहर से किस तरह से मुसलमानों को मारता हूँ। यही रिपोर्ट थी उनकी। अगर ये रिपोर्ट नहीं थी उनकी, ये नीयत उनकी नहीं थी, तो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं किया। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात उसने की थी, क्यों नहीं नाफिज किया उसने। अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन को बहाल कर दिए होते, आज मुसलमानों से नाइंसाफी खत्म होती। कांग्रेस बार-बार सवाल उठाना होता तो बार-बार सच्चर कमेटी का हवाला देती है कि हम लागू करेंगे, अब हम लागू करेंगे उसकी रिपोर्ट। कुछ भी नहीं किया। 2 सालों के एक ज़मीन पर उसने पैसे नहीं दिए और उस पर भाजपा के लोगों ने यहाँ के ज़मीनों पर आदिवासियों को बसाना किया। NGT में मामले को उलझा दिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। अभी नेशनल क्लीन गंगा मिशन में मामले को उलझा कर रख दिया गया है और मोदी जी भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर हो। तो इस पर न कांग्रेस चाहती है न मोदी चाहती है। यही तो कहते हैं ये सिक्के के दो पहलू हैं। यही तो देख रहा हूँ भाई हम लोग, है ना। तो वही आप जो फिर कहेंगे कि फिर आप तो कांग्रेस का जाके साथ देंगे, तो मैंने कहा कि हाँ, तलवार से डर लगता है, अगर शहद में जहर भी हो तो ज़रा सा डर कम लगता है। यही वजह है, क्योंकि आपका संघर्ष बहुत लंबा हो जाएगा ना फिर तो। संघर्ष देखिए, सवाल ये पैदा होता है, केले का पौधा 6 महीने में फल दे देता है, खजूर का बाग ज़रा देर से फलता है और देर तक फलता है। हम जो कह रहे हैं कि बरसों से हमको सुलाया गया है, हमको जगाने में बरसों लगेगा और यही एकमात्र रास्ता भी है। हम इसको देख रहे हैं प्रैक्टिकली कि केरल के मुसलमानों ने अपनी अलग पार्टी बनाई, केरल के मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट हुआ। तेलंगाना के 12% मुसलमानों ने अपनी अलग पार्टी बनाई, उनका अपलिफ्टमेंट हुआ। 35% माइनॉरिटी के लोगों ने आसाम में अपनी पार्टी नहीं बनाई तो मजबूरन आज पार्टी बनानी पड़ी। 30% माइनॉरिटी के लोगों ने बंगाल में अपनी पार्टी नहीं बनाई तो उनका हश्र ख़राब है। 20% मुसलमानों ने, पढ़े लिखे मुसलमानों ने यूपी में अपनी पार्टी नहीं बनाई तो किस तरह से उनकी लिंचिंग हो रही है, किस तरह मारे जा रहे हैं, उनके लीडर कहाँ जा रहे हैं, आज उनका हश्र देख लीजिए। बिहार में यकीनन, बिहार में भी और देश में भी जब जाति के आधार पर राजनीति हो रही है तो मुसलमानों को इसके बगैर कोई चारा नहीं है। हाँ, हम सहारा देंगे, हम यूं वोट देकर किसी की हुकूमत बनाते हैं, हाँ कोलिशन में हम शामिल होकर के हम अपने शरायत पर लोगों को देंगे। आज तो बगैर शर्त के हमारा वोट लेता है, जीतने वाला एहसान भी नहीं मानता, हारने वाला भय भी नहीं करता है। कल अगर हमारी पार्टी होगी, किसी को साथ के दे के जिताऊँगा, गद्दी पे बैठाऊँगा तो मेरा एहसान भी मानेगा, किसी का अपोज करूँगा और गद्दी से उतारा जाएगा तो मेरा भय भी महसूस करेगा। ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है भाई। CA NRC को लेकर के आपकी क्या राय है? क्योंकि किशनगंज में है तो ये बात तो करनी ही पड़ेगी आपसे। यकीनन है कि CA के लिए क्या है, बिल्कुल मैं समझता हूँ असंवैधानिक कानून है ये।
राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है, बीजेपी जो कह रही है मजहबी बराबरी के खिलाफ है। वो कह रहा है कि ये तो नागरिकता देने का कानून है, छीनने का तो कानून है नहीं, मुस्लिमों को डरना तो नहीं भाई, चाहिए इससे। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर अगर वहाँ से कुछ लोग आए हुए हैं मुस्लिम्स, उसके लिए क्यों नहीं रखा आपने? इसमें भी उनको यही नज़र आता है कि इससे मुसलमान के को नज़रअंदाज करते हैं तो मेरा हिंदू वोटर खुश होगा, लेकिन पता नहीं उसको इस कानून को ज़मीन पर उतारें वैसे और आसाम में क्या भुगतना पड़ेगा उनको, वो देखेंगे। तो और आप सुनिए, आप इंसाफ की बात कीजिए, आप पत्रकार हैं लेकिन आपके सीने में भी इंसानी दिल है। आप ये बताइए, जो लोग प्रताड़ित होकर आए हैं, अफ़गानिस्तान से हो, बर्मा से हो, बांग्लादेश से हो, वहाँ मुसलमान मेजोरिटी में है, इसलिए वो प्रताड़ित नहीं हुए हैं। लेकिन ये बात बर्मा में तो प्रताड़ित होकर मुसलमान आए हैं। क्या मामला है साहब? ये मामला पूरे तौर पर डिस्क्रिमिनेशन का है, मुसलमानों के साथ अनदेखी का है, और हमारा जो पवित्र ग्रंथ है हमारा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके मर्यादाओं के विपरीत है। ये मैं आपसे डर थोड़ा समझना चाहता हूँ तरुण जी, कि ये डर सिर्फ सीए की वजह से, कि सीए अकेले खतरनाक नहीं है, एनआरसी अकेले खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर दोनों मिलेंगे भविष्य में कभी तो खतरनाक ज़्यादा होंगे। अरे भाई, जननी है यही ना है भाई, सीए ही के गोद से जन्म लगाना एनआरसी एनपीआर, उसकी जननी है कि यही काम ना शुरू हुआ होता है। सीए आएगा, फिर एनपीआर आएगा, फिर एनआरसी वो आएगा तो आना ही है, ये शुरुआत कर रहे हैं ये तो जाहिर है कैसे खौफजदा तो होंगे ही। इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं लोग, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने लॉयर्स हैं, आपने नहीं देखा कि सबने इसका विरोध किया है? सबने विरोध किया है। ये हो गए, ये ताकत के नशे में है ना, ये नशे में कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं, आप युवा हैं, आप देख रहे हैं युवाओं की बेरोज़गारी कितनी बड़ी है देश में। बचपन में हम लोगों ने देखा है, मेरे यहाँ ईद हो तो रामू मेरे यहाँ आता था, और रामू के यहाँ होली हो तो मैं जाकर होली खेलता था। लेकिन रामू और अब्दुल रहमान में कितनी दूरी पैदा कर दी है इसने। आज मोहल्ले मोहल्ले में लोग खौफ खाने लगे हैं। मुसलमान अपने लिए अलग मुसलमानों की बस्ती ढूंढ रहे हैं, हिंदू अलग अपनी बस्ती में रहना चाहता है। कहाँ ले जा रहे हैं देश को ये? जहाँ जहाँ न्याय नहीं होगा वहाँ शांति नहीं होगी, और जहाँ शांति नहीं होगी वहाँ विकास नहीं हो सकता। इसलिए न्याय को स्थापित करना कैसे खत्म होगा तरुण जी? क्योंकि आप जिस बात को कह रहे हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये हुआ है। जी जी, इस बात को मैं मानता हूँ, हुआ है ये। और रातों दिन इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। आग लगी है, पानी फेंकने वाला कोई नहीं, पेट्रोल छिड़कने वाले बहुत सारे लोग हैं, इस आग को तो और बढ़ा रहे हैं। चूँकि भौतिकवादी लक्ष्य जिनके सामने में हो, वो तो यही देख रहा है ना कि मेरी गद्दी कैसे बचेगी और मैं गद्दी की दूसरी बार प्राप्ति कैसे होगी। उनके सामने में न देश है, न देश के लोग हैं, न गरीब हैं, न गरीबी के उन्मूलन की कोई सिद्धांत उसके सामने में है। उनको गद्दी प्राप्त करना है, सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका विनाश मुट्ठी भर लोगों का विकास, यही मोदी जी का नारा है। यहाँ पे किशनगंज में आपकी लड़ाई किससे है? क्या जदयू के प्रत्याशी से है कि कांग्रेस के प्रत्याशी? मैं जगह जगह फील करता हूँ, ये मत कहिए कि बहुत गुडविल में हूँ या बहुत ये है। मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों प्रत्याशी आपस में लड़ेंगे, और किशनगंज की जनता ने मुझे उन दोनों से आगे कर दिया है। और अगर ज़रूरत पड़ी, मान लीजिए 2024 में सरकार बनाने के लिए, फिर किसका समर्थन करेंगे? अगर आपसे मांगा जाए कि बीजेपी के खिलाफ जो लोग भी सामने में आएंगे। फिर तो सबसे आसान था कि फिर आप ही नहीं चुनाव लड़ते, कांग्रेस को यहाँ जीतने दिए होते। क्यों जीतने देते? कांग्रेस तो हमें गुलाम बना कर रखती है। इसी क्षेत्र से एक जीत के गए थे मौलाना असराउल हक कासमी साहब, और मैंने 2014 में उनकी वजह से इलेक्शन छोड़ दिया था। जब तलाक बिल की पेशी हुई तो कांग्रेस ने उसे बोलने नहीं दिया। अरे भाई, सबका सुलूक है, लेसर इविल पर दुनिया चलती है। आप कहीं भी चलते हो ना, अगर फर्स्ट क्लास में टिकट नहीं मिले तो सेकंड क्लास का लेते हो, है ना, जनरल में नहीं जाते हो पहले। तो आदमी तो अच्छी से तलाश करता है। जब मैं कह रहा हूँ कि सारी कम्युनिटीज़ में अगर लीडरशिप पिनप रही है, तो मेरे यहाँ लीडरशिप में शहर में क्यों हंगामा बरपा? जरा सा हमने पी ली है, कोई नशे में है तो कोई चर्चा नहीं है। जादवपुर ने अलग पार्टी बनाई, आपको कोई दिक्कत नहीं। क्वेरी कुर्मी ने अलग पार्टी बनाई, कोई दिक्कत नहीं। मल्ला को 3 सीट आप दे देते हैं, लेकिन जो 18% मुसलमान है, जिसके कंधे पर माई समीकरण पर राज आपने किया है, उनको कितने लोगों को टिकट आप दे रहे हैं? सारी चीज़ें आंखें खोल कर देख लीजिए। सब ने मुसलमानों को कहीं न कहीं से गुलाम बनाने की एक साजिश रच ली है। किशनगंज के लिए आपका क्या संदेश? चूँकि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। हम सीमांचल के इलाके में हैं, गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का। अख्तरुल ईमान अगर सांसद बनते हैं 2024 के चुनाव में, तो वो ऐसा क्या करेंगे जो मोहम्मद जावेद नहीं कर पाए कांग्रेस वाले? देखिए, मेरा 9वां इलेक्शन, जिला परिषद भी लड़ा, बार एमएलए भी लड़ा, तीसरी बार एमपी का इलेक्शन लड़ा। लोगों ने इस तरह के सवाल हमसे हमेशा किए हैं। मैंने कहा, 1-2 जख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे।
एक दो जख्म होता तो मैं कहता इसका इलाज कर दूंगा, या तो पूरा जिस्म छलनी है। इसलिए मैं एक ही वादा करता हूँ, आपने अगर अवसर दिया तो मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा, अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। एक डॉक्टर के दायित्व का निर्वहन है, आँख में अगर सुई है तो उसको भी निकाले, तलवे में अगर कांटा है तो उसको भी निकाले, बाजू में ज़ख़म है तो उस पर भी मरहम लगाए, पेट में ऐंठन हो तो उसकी भी दवाई दे। तो मैं प्रयास करूंगा। और जाहिर है कि मौजूदा वक्त का जो राजनीतिक और जो एग्जीक्यूटिव तंत्र हो गया है, उसमें इतना आसान काम नहीं है कि फ़ौरन जाकर अलाउद्दीन का चिराग लाकर, चूँकि पावर एब्सोल्यूट मेरे पास नहीं आ रहा है, नहीं आती है, वही पावर मैं मेरे इसीलिए पास बार-बार एब्सोल्यूट सवाल नहीं आ कर रहा रहा है। हूँ। जाहिर है कि जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम में मैं अपने लोगों को लड़ने के लिए जगाऊंगा, अपने हक के अधिकारों के लिए। यहाँ तो लोग सो गए हैं, हमारे खोग दिया है अपने आप को, ये निकल नहीं रहे थे कांग्रेस के चंगुल से, जिस कांग्रेस ने सब कुछ इस पर जुल्म किया है। मुर्गे का पंखा जिसने नोचा है, पंख जिसने नोचा है, दाना डालता है तो मुर्गा उसी के पीछे दौड़ता है। मैं से कहता हूँ नहीं, इसने तुम्हारा पंख नोचा है, दाना इसके पास नहीं, दाना किसी और के पास भी है। तुम्हारा हल तुम्हारे पास है, तेरे आज़ार का चारा नहीं कोई नश्तर के सिवा, मगर वो सफ़ाक मसीहा मेरे कब्ज़े में नहीं, हाँ मगर तेरे सिवा तेरे सिवा तेरे सिवा। फैज़ ने कहा था कि तुम्हारी ऊपर जो मुसीबत है वो दूसरा को नहीं, तुम जग जाओ, तुम दूसरे को मत पालनहार समझ के मत रखो, दूसरे को मसीहा मत समझो। तुमने समझा था कि कांग्रेस मेरी गर्दनों की हिफाजत करेगा, तुम्हारी गर्दनों की हिफाजत नहीं किया। तुमने कहा था कि कांग्रेस ने वादा किया तुम्हारी मस्जिद नहीं टूटेगी, तुम्हारी मस्जिद टूटी। तुम्हारे नौजवानों को कल कांग्रेस ने भी टाटा पोटा के नाम से पे जेलों में बंद किया, 20-25 साल जवानी उनकी बर्बाद की। और बीजेपी भी वही कर रही है ना, पुलिस के नाम पर तुमको मुठभेड़ दिखाकर तुम्हारी जानें जा रही हैं। कोई तुमसे वफा नहीं कर रहा, चूँकि तुम खुद अपने से वफा नहीं कर रहे हो। इसलिए हम लोग कह रहे हैं भाई अपने आप बदलो। हम किसी के दुश्मन बनना नहीं चाहते, न हम किसी को निशाने पर रखते हैं। हम जो कमज़ोर कम्युनिटी है हम उसको एम्पावर करना चाहते हैं, हम उसको एम्पावर करना चाहते हैं। और ये कमज़ोर में सिर्फ मुस्लिम आएंगे कि दलित और पिछड़े? अरे आपने कहा नहीं, अब बिहार के असेंबली में जाकर देख लीजिए, दलितों की इतनी बड़ी हकमारी हुई है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने इनका हक दिला दिया था। ये तो मुख्यमंत्री हैं, महादलित अलग पहले कैटेगरी मैं की कह रहा हूं, एक दलित लीडर के मुंह से जबान नहीं खुल सकी, नहीं खुल सकी कि वो दलितों की जो इतनी नौकरियां गई हैं बोल सके। उसकी बात तो अख्तर ईमान ही करता है ना। और भीमराव अंबेडकर गांधी से भी बड़े नेता हैं। ये जुमला किसी माइके लाल को बोलने की हिम्मत हुई, ये तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही बोलते हैं ना। दलितों का जिस पर भी जुल्म, अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त चाहे दुश्मन का घर मिले। हम मज़हब देखकर काम नहीं करते, हम जाति देखकर काम नहीं करते, हम तो सारे इंसानों को एक जात समझते हैं। आपके और हमारे खून में क्या फ़र्क है? मेरी माँ बीमार हुई तो सबसे पहला खून अगर किसी ने दिया तो एक मूची ने दिया, और दूसरे बोतल का खून एक ब्राह्मण ने दिया। एक कवि हैं हमारे, वो कहते हैं, लाया हूँ बंद करके मैं साफ बोतलों में, कि ज़ात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। अरे इंसान बुनियादी तौर पर एक है। हाँ, इंसान में शरीफ लोग अलग हैं, रजील अलग हैं, है ना, नेक लोग अलग हैं, बदकार अलग हैं, है ना। मैं बदी के खिलाफ लड़ता हूँ। बदकार सिर्फ वही नहीं है जो शराब खाना पीता और चोरी गुंडेगादी बंदूक चलाता है। सबसे बड़ी खराबी अगर है, सबसे बड़े लुटेरे लोग हैं, सबसे बड़े पापी लोग अगर कोई है तो गद्दी पर बैठे हुए लोग हैं। गद्दी पर बैठे हुए लोगों से पापी न डाकू बड़ा हो सकता है, न कातिल बड़ा हो सकता है। इसकी एक निग्लेजेंसी से समाज बर्बाद हो जाता है। तो गद्दी पे भी तो आप भी बैठना ही चाहते हैं ना भाई? नहीं, गद्दी पर मैं बैठना नहीं चाहता हूँ। मैं उस घर में जाकर मैं पहरेदार बनना चाहता हूँ, मैं आवाज़ लगाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा गांव का वो बुढ़ा जिसको लकवा हो गया है, रात को खांसी करते हुए गली में जब निकलता है, हथियार बंद डाकू रास्ता बदल देता है। आप समझ रहे हैं, एनआरसी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन नहीं हुआ होता तो 4 साल पहले ही इसका नोटिफाई कर देते हैं लोग। अभी इलेक्शन टाइम में, इन द मीन टाइम ऑफ इलेक्शन इन्होंने किया है है ना, सीए को। तो इन्होंने क्यों किया? इसलिए कि लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़, ये हमारी जिम्मेदारी है। देश को शांति और सौहार्द देना सबकी जिम्मेदारी है। हमको इसके लिए लड़ना चाहिए, देशवासियों के लिए लड़ना चाहिए। हाँ, जिस कम्युनिटी से जो आता है उस कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी उसकी होती है। मैं गांव के सब माँ का आदर करता हूँ। माँ बीमार पड़े तो पहले माँ को डॉक्टर के यहाँ लेके जाता हूँ। तो हर आदमी ये करता है, ये नेचर का हिस्सा है, नेचर का हिस्सा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हर आदमी जिस स्टेट से चुनकर आता है पार्लियामेंट में, पहले उस स्टेट का डेवलपमेंट चाहता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग, चूँकि कांग्रेस ने कर लिया, उसको एक टिकट दे दिया, कहा तू मेरे टिकट पे जीत के जाता है, मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा, मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं बोलेगा। और एमआईएम ये है कि तुमसे अपने ख्यालात के इजहार के लिए तुमसे इजाज़त नहीं लेगा। हम इतनी ही आज़ादी की लड़ाई तोड़ते हैं। चूँकि आप AIM-IM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जाहिर सी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। पिछली बार भी आप किशनगंज में विधानसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े।
विस्तार की कोई योजना है क्या आप लोगों की कि आप लोग किशनगंज से बाहर कम से कम विधानसभा का तो चुनाव लड़ें 2025 में, क्योंकि ये बड़ा चुनाव होने जा रहा है 2025 वाला भी। देखिए, हम पूरे तौर पर विस्तार कर रहे हैं। बच्चा पैदा होता है तो माँ के गोद में, फिर आंगन में, फिर बस्ती में, फिर शहर में दौड़ता है, फिर संसार में दौड़ता है। सीमांचल से हमने काम शुरू किया था। पिछले दिनों में आप देखेंगे कि हमने गया में भी कैंडिडेट खड़ा किया है ना, और दूसरे क्षेत्रों में भी हमने खड़ा किया, बेगूसराय में भी खड़ा किया है। और अब की बार भी हम लोगों ने जो सीट का ऐलान किया है, हम पूरे बिहार में लड़ने जा रहे हैं पार्लियामेंट का इलेक्शन। और हम सिर्फ यही नहीं कि क्षेत्र पे जा रहे हैं, हम सारे लोगों को समाहित करके जा रहे हैं। दलितों को टिकट दिया था, यादवों को टिकट दिया था, अगली जाति के लोगों को टिकट दिया है। अब की बार भी हम लोग सारे लोगों को समाहित करके जा रहे हैं। अभी देखिए, इंतज़ार कीजिए। चलिए, तो ये बातचीत इसी नोट पर ख़त्म करते हैं। आप सुन रहे थे अख्तरुल ईमान को, जो AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और किशनगंज से फिलवक्त वो लोकसभा के उम्मीदवार हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।